नमस्कार, मैं हूं वैभव बेमेतरिया और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। लल्लूराम.com में पर्यावरण एक जीवन, ये विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत ठाकुर। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें छत्तीसगढ़ में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्हें सब जानते हैं। उन्होंने कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। पिछले कई दशकों से वो बेहद सक्रिय रूप में किसानों के बीच में काम कर रहे हैं। कायदे से तो वो कृषि वैज्ञानिक है, लेकिन वो स्वयं भी बहुत ज़मीनी स्तर पर जाकर के खेती किसानी का काम करते हैं। तो आज उनसे समझेंगे कि छत्तीसगढ़ के संदर्भों में किस तरीके से जो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को लेकर के एक चिंता बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पे जो ग्लोबल हीटिंग का असर अब पूरे विश्व में दिख रहा है, उसका छत्तीसगढ़ में क्या असर है, किसानों पर उसका किस तरह से प्रभाव है, खेती और किसानी पर किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ रहा है। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संकेत ठाकुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संकेत जी, शुरुआत कहाँ से करें अपन? आपके कामों से करें या फिर आपकी पढ़ाई लिखाई से की जाए, कि कैसे खेती किसानी से संबंधित विषयों को लेकर के आप आगे बढ़े और फिर आपकी यात्रा लंदन तक भी हो गई थी? देखिए, अगर शुरुआत करें तो मैं मूलतः ग्राम सकलोर का रहवासी जी। बलौदाबाजार ज़िले में वो गांव आता है। हाँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई भाटापारा में हुई और उसके बाद कृषि महाविद्यालय रायपुर से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। बाद में मैं जबलपुर गया, एमएससी हॉर्टिकल्चर किया और उसके बाद ही मेरी नौकरी लगी विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मैं वैज्ञानिक रहा। तो कृषि से मेरा जुड़ाव तो बचपन से रहा है। और कृषि विश्वविद्यालय की नौकरी के दौरान मुझे एक स्कॉलरशिप मिली, तो मुझे लंदन जाने का सौभाग्य मिला और मैं राष्ट्रीय स्तर की एक स्कॉलरशिप होती है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, उसके तहत मैं पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गया। और वहाँ रहते रहते मुझे एहसास हुआ कि मुझे वापस अपने गांव, अपने लोगों के बीच में जाके काम करना चाहिए। अच्छा। तो मैं अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी किया और दिसंबर 1994 में वापस आया। और मैंने पहला काम ये किया, आपको जान के थोड़ा अजीब लगेगा, मैंने विश्वविद्यालय की नौकरी से त्यागपत्र दिया। नौकरी छोड़ दिया? नौकरी मैंने छोड़ी और नौकरी छोड़कर सीधे अपने गांव चला आया। तो अपने गांव से मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि उसी समय मुझे लगता था कि पर्यावरण संकट आने वाले समय में काफ़ी गंभीर रूप ले सकता है। और उस बात को ध्यान में रखकर, अच्छा, संयोग की बात यह भी थी कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण की शुरुआत भी हो रही थी, मैं समझता हूँ 90 के दशक में। तो हमारे गांव में सीमेंट प्लांट लगा। जो तत्कालीन लार्सन टूब्रो, आप जानते होंगे, 9 सीमेंट प्लांट लग चुके हैं अब तक। तो मैंने अपने गांव से खेती बचाओ अभियान, इसकी मैंने शुरुआत की और उसके तरफ मेरा झुकाव ये था कि हमारे किसान भाई अपनी खेती को बचाएं। किसान बचेगा तो खेत बचेगा, खेत बचेगा तो पर्यावरण साफ रहेगा। आप देख रहे हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हुए वहाँ की खेती बर्बाद हुई। और ख़ासतौर पे बलौदाबाजार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो आपका क्षेत्र है, ग्रीन क्षेत्र है, उस इलाके में सीमेंट प्लांट लगे जी। नौकरियाँ भी आई होगी, बावजूद इसके बलौदाबाजार से ही पलायन सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा। वो दुर्भाग्य की बात ये रही कि हमारे जो किसान भाई थे हमारे गाँव में जो रहते थे, वो पहले तो फैक्ट्री के लेबर बने, मजदूर बने और बाद में काम की तलाश में उनको बाहर जाना पड़ गया, क्योंकि उनकी खेती की ज़मीन खत्म हो चुकी थी। तो मुझे 2 तरह का संकट दिखाई दिया। एक, भीषण औद्योगिकीकरण की वजह से खेतों का खराब हो जाना, और दूसरा, वैश्विक स्तर पे बात करें तो लोगों का खेती के प्रति रुझान खत्म होना। और तीसरी बात ये थी कि खेतों में बड़े पैमाने पे रासायनिक खाद, रासायनिक दवा का इस्तेमाल होता था, वो आज काफ़ी बढ़ चुका है। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखकर मैंने अपने गाँव से एक आत्मनिर्भर गांव कैसे बने, उस कल्पना को लेकर खेती बचाओ अभियान की शुरुआत की। उसके तहत मैंने जैविक खेती सबसे पहली बार 1995 में अपने गांव में, दुबराज धान जो होता है हमारा, खुशबूदार धान है, तो मेरी सोच ये थी कि हमारे किसान जो महंगे किस्म का धान होता है, जिसकी कीमत अच्छी मिल सकती है, उसको लगाए और उसको बेचें। अपने खाने के उपयोग के लिए मध्यम किस्म का धान लगाएं। तो उस आधार पे किसान धान बनाए, धान की खेती करे, लेकिन धान ना बेचे, बल्कि धान का चावल बनाकर बेचे। आप देखिए, पहले के दौर में गाँव में सारी सुविधाएं थी,
धान का चावल गांव में बनता था। जब से औद्योगिकरण आया तो राइस मिल बना और राइस मिल शहरों में स्थापित हो गया, तो उसका असर ये पड़ा कि हमारे किसान कच्चे माल के उत्पादक बन के रह गए। तो मैंने कहा हम धान नहीं चावल बेचेंगे। तो ये हमारी लाइन थी उस वक्त की कि किसान तभी आत्मनिर्भर होगा जब वो कच्चा नहीं प्रोसेस माल बेचेगा, धान के स्थान पे चावल बेचे, गेहूं के स्थान पे आटा बेचे तो होगा। तो ये एक 25 साल पुरानी सोच थी। उसमें दोनों बातें थी कि हम पर्यावरण प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है उसको कम करें जैविक खेती के माध्यम से, ज़मीन के प्रदूषण को रोकें, पानी के प्रदूषण को रोकें, जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो उसको रोकें। और आज 25 साल हो रहे हैं मैं कहता हूं। और शायद इसमें आपकी एक बड़ी सोच मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि आप किसानों को मालिक से मजदूर बनने से भी रोक रहे थे। जी, हम ये चाह रहे थे कि किसान भूमि का मालिक है, वो नौकर ना बने। ज़मीन उसकी है, मालिक वो है, तो फिर वो किसी की नौकरी क्यों करे, वो मजदूरी क्यों करे। और हमारी भूमि इतनी उर्वर है कि एक किसान 1 एकड़ में अपनी आजीविका आराम से चला सकता है, ये मेरा मानना है। और मैं आपको बताऊं कि इसी दौरान जब मैंने अपने काम की शुरुआत की थी तो रायपुर में राजीव गांधी वाटरशेड मिशन चालू हुआ और उस मिशन का उद्देश्य यही था कि भूमि का संरक्षण हो, जल का संवर्धन हो, जल का संरक्षण हो और भूमि और जल के जो प्राकृतिक संसाधन जो हैं इनका सदुपयोग करते हुए हम खेती को बेहतर करें। तो उसी दिशा में मैंने फिर 1996-97 में रायपुर के पास भाठा गांव है जो पुराना गांव रहा, और उस गांव में हमने स्थानीय लोग साथ मिलकर वाटरशेड मिशन के तहत एक पूरा अभियान चलाया वृक्षारोपण का। और उस वृक्षारोपण से असर ये पड़ा कि हमने फलदार पौधों का रोपण इसको जोर दिया। मिट्टी जो उर्वर थी, जो अनुर्वर ज़मीन थी जिसमें खेती नहीं होती थी, उस भूमि को खेती के योग्य बनवाया गया। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, तो उनको ज़मीन उपलब्ध कराई गई। और उसके माध्यम से एक आत्मनिर्भर गांव कैसा बने, यह एक मॉडल मैं कहूँगा। उस मॉडल की स्थापना 1996-97 में शुरू हुई और सन 2000 आते आते यह एक अच्छा एक प्लांटेशन साइट बन गया, फलदार पौधों का रोपण सफल हो गया और जो हमारे मजदूर साथी थे वो उस अपने गांव की ज़मीन के मालिक हो गए। आप बात कर रहे थे वाटर शेड को लेकर के और आप कह रहे थे कि इस पूरे इलाके में जहाँ पे इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। क्या सोच के जो है यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया? फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब किसान खेती भी करने लग गए। देखिए, इसके पीछे सोच ये थी हमारी कि जो बंजर पड़ी ज़मीन है जिसमें खेती नहीं होती, जिसको लोगों ने अनुपयोगी मान लिया है, उस ज़मीन पर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो किसानों में, ग्रामीणों में भरोसा दिला पाना कि 1-1 इंच मिट्टी जो है हमारी अच्छी है और आप उस भूमि पर अच्छी फसलें ले सकते हैं। अभी तक ये मान्यता रही कि जो धना खेत है उसी में खेती होगी। हमारी सोच ये थी कि जो अनुपयोगी पड़ी ज़मीन है उसका उपयोग हो, पहली बात, और दूसरे की आजीविका इतनी निकल सके कि हमारे किसान आत्मनिर्भर हो जाए, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर, बल्कि पर्यावरण, आप देखिए वृक्षारोपण के माध्यम से एक पौधा, एक बड़ा पेड़ प्रति वर्ष कम से कम 2 क्विंटल गैस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो यह जो इतने बड़े पैमाने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है जो प्रदूषण की वजह से होता है, उसको वृक्ष जो है किस्म के एब्जॉर्बर है बहुत अच्छे, तो वो वृक्ष उसको जोड़ सकते हैं। तो उस कार्बन का उपयोग भोजन बनाने में हो जाए, फल बनाने में हो जाए, इससे अच्छा उपयोग हो नहीं सकता। तो हमारी सोच ये थी कि जितनी भी बेकार पड़ी ज़मीन है उन पे प्लांटेशन को प्रमोट किया जाए और ऐसी भूमि पर हम ऐसे फलों को लगाएं जो यहाँ की जलवायु के लिए अनुकूल हैं और जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सके, लाभ प्राप्त कर सकें। और यहाँ जो भाठा गांव, जो रायपुर का भाठा गांव है, यहाँ से हमने शुरुआत की और एक समय ऐसा आया कि इसी ज़मीन पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, उनका आगमन हुआ और उन्होंने इस प्लांटेशन के मॉडल को देखा कि भूमिहीन कृषक 1-1 एकड़ ज़मीन से अपनी परिवार की आजीविका चला रहे हैं, तो उन्हें ये मॉडल बड़ा अच्छा लगा और ये अनुकरणीय लगा। तो उन्होंने तत्काल इंदिरा हरेली सहेली के नाम से एक योजना पूरे प्रदेश में लागू की
और इसी दौरान नाबार्ड हमारे संपर्क में आए, तो नाबार्ड के अधिकारियों ने कहा कि इस प्लांटेशन के कार्यक्रम को आप लोग आगे बढ़ाइए। तो हम लोगों ने बस्तर के बहुत सारे गाँवों में, बिलासपुर में, महासमुंद के ज़िलों में हमने प्लांटेशन किया और आज आप देखिए लगभग 5000 एकड़ में आम, काजू, अमरूद, नींबू इन सब का प्लांटेशन हुआ। इससे दोहरा फ़ायदा हुआ, भूमि का सुधार हुआ, पर्यावरण संकट जो बढ़ता जा रहा था उसको रोकने में कुछ तो मदद हुई, और दूसरा कृषि आधारित आजीविका के प्रति किसानों का भरोसा बढ़ा, और इस भरोसे को कायम रखना ये सबसे बड़ी हमारी चाहत रही है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर संकेत जी, आज जब पर्यावरण में देखते हैं कि तमाम तरीके से परिवर्तन हो रहा है, मौसम में कभी भी जो है परिवर्तन हो जाता है, बेमौसम बारिश हो रही है, धूप कभी निकल आया, ठंड जो है जिस मौसम में पड़ना चाहिए, जिस माह में पड़ना चाहिए वैसा नहीं है। इन सब का असर जो है पर्यावरण दृष्टिकोण से जो है खेती पर कितना पड़ रहा है, इससे किसान कितने प्रभावित हैं? देखिए, मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात करूंगा। 8 से करीब 25 साल पहले यहाँ पे वर्षा नियमित होती थी। अच्छा। मानसून समय पे आता था, पानी आपको याद हो झमाझम बारिश होती थी, और औसत वर्षा उस वक्त 1200 से 1400 1600 मिलीमीटर तक थी बस्तर के इलाकों में। लेकिन जब से खासकर पावर प्लांट्स आए हैं तो छत्तीसगढ़ के अनेक इलाकों में ये जो भट्टी बनने लगी, लगातार जल रहा है, उस वजह से यहाँ का पर्यावरण संतुलन बिगड़ा। उसके बिगड़ने की वजह से जो वर्षा नियमित होती थी वो अनियमित हो गई। दूसरी बात ये हुई कि जो नियमित वर्षा एक जगह, एक गांव में या शहर में होती थी, वो शहर के कई हिस्सों में होने लगी। गांव में, एक गांव में पानी गिरता, दूसरे गांव में पानी नहीं गिरता, ये खंड वर्षा की समस्या आ गई। तो खंड वर्षा मूलतः ये पर्यावरण प्रदूषण की देन मैं कहूँगा। अच्छा। कि हमारा पर्यावरण इतना प्रभावित हो चुका है कि जो लो प्रेशर बनना चाहिए वो प्रेशर नहीं बन पाता। तो जो पानी से भरे बादल आसमान में चलते हैं, वो बादल जब तक किसी पेड़ से नहीं टकराएंगे, पहाड़ से नहीं टकराएंगे, तब तक पानी गिरना नहीं है। अब जंगलों का बड़ा भारी पैमाने पे जंगलों की कटाई हुई है, तो एक तरफ जंगलों की कटाई हो रही है, दूसरी तरफ जो पहाड़ अच्छे खासे थे वो पहाड़ अपने टूट गए हैं, माइनिंग चालू हो चुका है, और उल्टा मैं कहूँगा कि भट्टी बन गया है। जो ज़मीन के भीतर से हम कोयला निकाल रहे हैं, वो कोयला जो तापमान को रोकता था, जो सूर्य की गर्मी को सोख लेता था, वो कोयला ज़मीन के भूगर्भ से बाहर आ गया, और न केवल बाहर आया बल्कि उस कोयले को हम जला रहे हैं। तो इन सब का सम्मिलित प्रभाव ये पड़ा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने अब बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है कि वो कौन सी फसल का चुनाव करें, कब बोनी करें। अब देखिए, इस साल लगभग साल भर बारिश हुई है, ओला गिरा है लगातार, ठंड कभी कम पड़ती कभी ज़्यादा पड़ती है। इन सब का असर ये पड़ा है कि हमारे यहाँ फसल उत्पादन जो है वह अनियमित हो गया। अब हमको ये समझ में नहीं आता, हमारे किसानों को समझ में नहीं आता कि कौन सी फसल है जिससे निश्चित रूप से उनको आमदनी हो सके। टमाटर की खेती किसानों ने की, टमाटर चौपट हो गया। पपीता की खेती की किसानों ने, पपीता चौपट हो गया। तो जो किसान कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, धान के स्थान पे नई फसल लेना चाहते हैं, वो आज की तारीख में बुरी तरह से परेशान है कि करें तो करें क्या। मैं अभी छत्तीसगढ़ के बहुत सारे किसानों के संपर्क में हूँ। दुर्ग क्षेत्र के किसानों के सामने एक संकट खड़ा हो गया कि सब्जियां अब ठीक से हो नहीं पा रही यहाँ पे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा दिखता है कि अब वाकई समय आ गया है कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हुए जैविक खेती की ओर अधिक से अधिक जाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जंगल अगर कट रहे हैं तो उसके स्थान पे नए जंगल खड़े होने चाहिए। तो एक बड़े पैमाने पे हमें वृक्षारोपण की आवश्यकता है, तब कहीं मुझे लगता है पर्यावरण संतुलित हो पाएगा। वृक्षारोपण तो बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में हुआ, कई वर्षों जो है तक जो है बड़े पैमाने पर, और हर साल एक रिकॉर्ड भी बना। कहीं पे 1 करोड़ जो है वृक्षारोपण किया गया, कहीं पे और ज़्यादा, कहीं पे इतने सारे लोग एक साथ आ गए। और हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ में महावृक्षारोपण एक अभियान जो है हर साल चलाया जाता है। मेरे वन विभाग के एक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि जितने बड़े पैमाने पे प्लांटेशन छत्तीसगढ़ में हुआ है, अगर उनकी सिर्फ गिनती की जाए और वो खड़े हो जाते हैं ना, तो हम चांद तक पहुंच जाते हैं, ये उनका कहना था। कहना है। मतलब ये है कि हर वर्ष करोड़ों की तादाद में प्लांटेशन होता है, लेकिन
वो पौधों का देख रेख नहीं हो पाती। आज ये पौधे यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनकी देख रेख के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। ऐसे सुव्यवस्थित ढंग से अगर वृक्षारोपण की देखभाल के लिए ग्रामीणों की सहभागिता को जोड़ा जाए और उससे आर्थिक दृष्टि से जोड़ा जाए तो वृक्षारोपण अभियान सफल हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार अभी भी इस पर चिंता ही कर रही है और वृक्षारोपण को सफल बनाना इनका उद्देश्य नहीं है, वृक्षारोपण करना इनका उद्देश्य बन के रह गया। ये बड़ी दुखद स्थिति है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो आप कह रहे थे कि औद्योगिकरण जो हुआ उसका प्रभाव बड़े पैमाने पर जो है कृषि पे पड़ा है, और शायद इसका असर हम देखते हैं कि जांजगीर जैसा इलाका जो कभी सिंचित इलाका था, जहाँ पे धान का फसल अभी भी बहुत पैमाने पे होता है, बावजूद इसके कि वहाँ पे पलायन भी बड़े पैमाने पे होता है। बलौदा बाज़ार का हिस्सा हो गया, इसी तरीके से जो है महासमुंद का पूरा हिस्सा हो गया, ये सब खेती वाले हिस्से हैं। आज क्या हो रहा है कि जो है कि खेती पे इतना प्रभाव उसका पड़ रहा है, और क्या संभव नहीं है कि इसको रोका जा सके? देखिए, मैं फिर से कहूँगा, अगर सरकार चाहेगी तो सब होगा। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज़ है। ये दुर्भाग्य की बात है कि बड़े पैमाने पे पावर प्लांट आए छत्तीसगढ़ में, लेकिन उनका सदुपयोग नहीं हो सका। अच्छा, मुझे ये बताइए, किसी दूसरे राज्य को रोशन करने के लिए हम अपने घर में अंधेरा करें, हम अपने घर को प्रदूषित करें, ये कहाँ से उचित है? मैं ये नहीं कहता कि पावर हब बनाना गलत है, मैं कहता हूँ कि उसके साथ संतुलन होना चाहिए। संतुलन की स्थिति कैसी हो कि हमारे पास एक बड़े पैमाने पे जल की संपदा है, इस जल संपदा से हम जल ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। सोलर, हमारे पास सबसे ज़्यादा धूप रहती छत्तीसगढ़ में, इस धूप का सदुपयोग नहीं होता। हमने मान लिया कि हमारे पास कोयले का खजाना और उसका सदुपयोग, इसको खोदा जाए बस। तो मैं कहता हूँ कि अगर सरकारें तय कर लें कि इतना प्रतिशत कोयला निकाला जाएगा, इतने प्रतिशत से सौर ऊर्जा होगी, इतने प्रतिशत से हम जल ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, तब कहीं जाके एक संतुलन की स्थिति निर्मित हो पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है एक वृहद कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि अब ऐसी स्थिति खड़ी हो रही है नई नई टेक्नोलॉजी के आने से कि जंगल में जितना अवशेष, जो अवशेष निकलता है ना, पत्तियाँ निकलती हैं, इन सब से अब हम गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोगैस। तो हमें जंगल काटने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में जो पत्तियाँ हो रही, पेड़ों की पत्तियाँ हो रही हैं, उन पत्तियों का संकलन करके बायोमास ऊर्जा बड़े पैमाने पे हम उत्पादित कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो खेती के लिए भी लाभ की स्थिति बनेगी कि यहाँ पे पानी बराबर नियमित रूप से गिरेगा, तापमान नियंत्रित होगा, ठंड के समय ठंड पड़ेगी, ना कि गर्मी रहेगी। जैसे अब आप देखिए, एक समय था जब छत्तीसगढ़ में रबी की फसलें अच्छी होती थी, गन्ना अच्छा होता है, गेहूँ अच्छा होता था, गेहूं की खेती चना, करते थे बड़े पैमाने गेहूँ की खेती। अब गेहूँ खत्म हो गया अपने यहाँ से, क्योंकि ठंड नहीं होती यहाँ पे। अब उत्पादन करोगे तो उत्पादन कम आएगा, क्योंकि गेहूँ को ठंडा तापमान चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे, उन्हारी एक बड़ी फसल होती थी ना अपने यहाँ, अलसी की खेती बड़े पैमाने पे होती थी, सूरजमुखी अभी आया है, कुसुम की खेती पहले से होती रही है। तो हमारे किसान खरीफ और रबी दोनों मामलों में बड़े संतुलित रहे हैं और अपनी आवश्यकता का चावल, दाल, जैसे अरहर लीजिए दलहन के रूप में, वो खरीफ में लगाते हैं, लेकिन रबी के मौसम तक चल जाता है वो, तो उसका उत्पादन अच्छा होता था। अब क्या हो गया है कि इतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है कि किसान सभी फसलों को लगा सके। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आप कह सकते हैं अच्छी स्थिति है, लेकिन खतरनाक भी मैं कहूँगा कि किसानों को धान पर बोनस अच्छा मिल रहा है। इस बोनस की वजह से हमारे किसान जो पहले कोदो, कुटकी, रागी या अन्य फसलों को लेते थे, अब वो किसान शिफ्ट होकर धान की खेती में आ गए हैं। अब इससे खतरा ये हो रहा है कि हमारे किसानों के पास फसलों का विविधीकरण नहीं रह गया। अब मोनोक्रॉपिंग बढ़ रही है। सरकार बड़े तावे से बोलती 2 लाख किसान बढ़े। मैं कहता हूँ 2 लाख किसानों का बढ़ना, ये 2 लाख किसान घटे के ही है। दलहन तिलहन फसलों के किसान घट गए आपके। तो यह जो घट रहा है, ये असंतुलन की स्थिति पैदा कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको खाद्यान्न के मामले में, तिलहन के मामले में, दलहन के मामले में आत्मनिर्भर होना है, तो हमें एक अच्छी योजना बनानी होगी जिसमें किसानों को हर फसल के लिए प्रोत्साहन राशि मिलती रहे। और ये सब पर्यावरण से जुड़ा है, क्योंकि अगर आप खाली धान की खेती करते हैं, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी छत्तीसगढ़ के किसान गर्मी में धान की खेती करते हैं। ये पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि धान की फसल आपने खरीफ में लगाया,
उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं, जो अंडे हैं, वो रह जाते हैं और किसान ने तुरंत दूसरी फसल लगा ली उस पर। तो जो कीटों का जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, वो चलता रहता है। तो उस वजह से किसानों को लगातार कीट और बीमारी का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर असंतुलन होता है तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी प्रभावित होती है। अब किसान इसके बदले में रासायनिक खाद का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को धीरे धीरे करके नुकसान भी पहुंचाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमें पर्यावरण अनुकूल खेती करें, अगर हम संतुलन पूर्वक खेती करते हैं, तो हमारे यहाँ का पर्यावरण संतुलन तो बना रहेगा ही रहेगा, किसानों की आमदनी भी ठीक हो सकेगी, ऐसा मुझे लगता है। समय का अभाव है डॉक्टर संकेत जी, नहीं तो हम आपसे और भी ज़्यादा लंबी बातचीत करना चाहते थे इस विषय पे। और मुझे लग रहा है कि आगे जब आपसे फिर अवसर हो बातचीत की मिले तो आपसे बस्तर के विषय पर विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। लेकिन आज इस बातचीत को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। लेकिन जाने से पहले कोई सुझाव जो आप छत्तीसगढ़ के किसानों को या सरकार को देना चाहते हैं कि ख़ासतौर पे जब असर पूरे विश्व में है आज पर्यावरण असंतुलन को लेकर के, छत्तीसगढ़ में भी उसका प्रभाव दिख रहा है, तो ऐसे वक्त में क्या कुछ किया जा सकता है बेहतर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये समय आ चुका है हमारे लिए कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन पूर्वक प्रबंधन किया जाए। भूमि का संतुलित उपयोग हो, जल का संतुलित उपयोग हो, वर्षा जल का उपयोग हो, और इन सब को जोड़कर पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जाए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे किसान भाई रासायनिक खाद की निर्भरता को ख़त्म करने में सफल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना कचरा, इतना बायोमास है, इतना ग्रीन वेस्ट है, कचरा होता है, उससे हम खाद बना सकते हैं। तो गोबर के माध्यम से, गौ पालन के माध्यम से, हम बायोगैस के माध्यम से ऊर्जा की पूर्ति कर सकते हैं, साथ ही साथ स्लरी के माध्यम से खाद की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में हमारे पास जैविक खाद का विकल्प अच्छा आ चुका है। रासायनिक दवाओं के स्थान पे आज गौमूत्र आधारित और वनस्पतियों के आधारित हम बहुत सारी दवा तैयार कर सकते हैं। तो हमारे किसान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना रासायनिक खाद, बिना रासायनिक दवा के वो खेती अच्छी कर सकते हैं। और हमने जो प्रयोग अब तक किया है, अभ्युदय संस्थान और छोटी मैंने काफ़ी काम किया है। आज 20 साल से हम अपनी ज़मीन पे जैविक खेती करते आ रहे हैं और वहाँ अब हमें सभी तरह की फसलों का उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलने लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि पर्यावरण को, संतुलन को बनाए रखते हुए तमाम घटकों का एकीकृत ढंग से उपयोग किया जाए, जिसे हम एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कहते हैं, उससे अपनाया जाए। तो मुझे लगता है दोहरा फ़ायदा होगा, पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा और हमारे लोगों को पर्याप्त आमदनी भी मिलती रहेगी। तो ये थे डॉक्टर संकेत ठाकुर जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे कृषि पर जो पर्यावरण का प्रभाव है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, उसको कैसे बेहतर और ढंग से जो है किया जा सकता है, उस पर किसानों की भूमिका, सरकार की भूमिका क्या हो सकती है। आज की इस बातचीत में इतना ही, लेकिन आगे हम फिर जो है किसी शख्स के साथ मिलेंगे और उनसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अलग अलग संदर्भों पे, अलग अलग विषयों पे जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।